पहला क्वेश्चन है, ग्रह परिभाषित करें। ग्रह क्या होता है? ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड होते हैं जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से गोलाकार आकार में होते हैं और अपनी कक्षा में अन्य पिंडों को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। ग्रह क्या होते हैं? ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये सन होता है, उसके चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का बहन किस ग्रह को कहा जाए? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? जो पृथ्वी की बहन है, इस शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि आकार और रचना में ये पृथ्वी के समान लगता है, उसकी आकृति पृथ्वी के समान है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के ग्रहों के नाम क्या क्या है? पहला, सौरमंडल के ग्रह बुध हो जाएगा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाएगा। क्वेश्चन 4, मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये मास्टर ऑफ गॉड बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? वरुण ग्रह की खोज ये विलियम हर्शल ने की थी 1981 में। अगला क्वेश्चन, छठा, आकाशगंगा सदृश ग्रह किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पृथ्वी को आकाशगंगा सदृश ग्रह कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा? आकाशगंगा सदृश ग्रह ये पृथ्वी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा शनि। शनि को क्या कहते हैं? ये आकाशगंगा सदृश ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह इसका वातावरण आकाशगंगा के अन्य ग्रहों से मेल खाता है, तो ये आकाशगंगा सदृश ग्रह शनि ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को क्यों देख पाते हैं? चंद्रमा की घूर्णन परिक्रमा समान होने के कारण हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल सूर्य और चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, अन्य खगोलीय पिंडों का समूह है। अगला क्वेश्चन, ग्रह और तारों में अंतर बताइए। तारे स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तारों के पास स्वयं का अपना प्रकाश होता है, जबकि ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारे अपने भीतर नाभ के संलयन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान तथा व्यास कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 इंटू 10⁻24 kg और व्यास लगभग 12,742 किमी है। बृहस्पति के दो उपग्रह के नाम, ये आपका हो जाएगा गैनीमेड और यूरोपा। आकाशगंगा के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, एक सर्पिल, दीर्घवृत्तीय और अनियमित। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? वो तारा जो पृथ्वी के उत्तर ध्रुव के पास स्थित होता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के 2 अंतरिक्ष अभियान बताइए। कौन हो जाएगा? चंद्रयान 2 और पहला हो जाएगा चंद्रयान 2, दूसरा मंगलयान। अगला क्वेश्चन, बौने ग्रह क्या होते हैं? वह ग्रह जो अपनी कक्षा में अन्य पिंडों को समा नहीं सकते हैं, उन्हें बौने ग्रह कहते हैं। उदाहरण प्लूटो। अगला क्वेश्चन, धूमकेतु किसे कहते हैं? धूमकेतु एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसमें बर्फ, धूल और गैसें होती हैं। ग्रहण किसे कहते हैं? जब एक खगोलीय पिंड दूसरे खगोलीय पिंड की छाया में आ जाता है तो उसे ग्रहण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? सौरमंडल में छोटे चट्टानी पिंड को बृहस्पति और मंगल के बीच स्थित होते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह पर टिप्पणी लिखिए। क्षुद्र ग्रह छोटे आकार के खगोलीय पिंड होते हैं जो मुख्यतः मंगल और बृहस्पति होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। ये सौरमंडल के विकास में अवशिष्ट माने जाते हैं।
उल्कापिंड किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उल्कापिंड क्या, उल्कापिंड वह पत्थर या धातु के टुकड़े होते हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और पृथ्वी पर गिरने से पहले जल नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन, उपग्रह से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। उपग्रह वो खगोलीय पिंड है जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होता है। बुध से संबंधित आंकड़े लिखिए। बुध के बारे में आपको बताना है। तो पहली चीज, बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, ठीक। अगला, इसका व्यास 4879 है किमी है। इसका तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण तथा आंशिक सूर्य ग्रहण में क्या अभिप्राय है, इसमें बताना है अभिप्राय के पूर्ण सूर्य ग्रहण तथा आंशिक सूर्य ग्रहण में। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, जबकि आंशिक सूर्य ग्रहण में सूर्य का केवल एक हिस्सा ढका होता है। वरुण तथा वरुण संबंधी आंकड़े बताइए। वरुण सौरमंडल का 8वां ग्रह है, पहला। दूसरा, इसका व्यास 49,244 किमी है। तीसरा, यह ग्रह मीथेन गैस से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उल्कापिंड को संक्षिप्त में समझाइए। अगला क्वेश्चन है, उल्कापिंड को संक्षिप्त में समझाइए। तो उल्कापिंड वह पत्थर या धातु के टुकड़े होते हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और पृथ्वी पर गिरने से पहले नहीं जलते हैं। नासा पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसे 1958 में स्थापित किया गया था। यह अंतरिक्ष अनुसंधान, ग्रहों की खोज और मानव मिशनों के लिए प्रमुख एजेंसी है। सौरमंडल किसे कहते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंडों का समूह है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से संबंधित 10 महत्वपूर्ण तथ्य बताइए। पहला, सूर्य एक तारा है। अगला, इसका व्यास 1.39 मिलियन किमी है। अगला, सूर्य का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। यह सूर्य में 73% हाइड्रोजन तथा 25% हीलियम से बना है। अगला, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल में को बांध कर रखता है। अगला 6 पॉइंट, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। 7वां पॉइंट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगभग लगता है। अगला पॉइंट, सूर्य का द्रव्यमान 1.989 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम है, ठीक। अगला पॉइंट, सूर्य 4.6 अरब साल पुराना है। अगला पॉइंट, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। तो ये इसके 10 पॉइंट हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रह से क्या अभिप्राय है, किन्हीं 2 ग्रहों के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जैसे होगा पृथ्वी, ये जीवन के लिए सबसे उपयुक्त ग्रह है। अगला होगा मंगल, इसे लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका रंग लाल होता है और ये मंगल अभियान के लिए प्रमुख है। अगला क्वेश्चन, उपग्रह तथा कृत्रिम उपग्रह की विवेचना करें। उपग्रह क्या होता है, प्राकृतिक उपग्रह वह खगोलीय पिंड है जो किसी चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जैसे चंद्रमा हो गया और फोबोस हो गया। अगला हो गया कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित बनाए गए पिंड है जो विज्ञान, संचार और अध्ययन के लिए उपयोग करते हैं, जैसे आर्यभट्ट हो गया, मंगलयान हो गया। अंतर क्या, प्राकृतिक जो उपग्रह है ये स्वाभाविक रूप से बने होते हैं, जबकि कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होते। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक। प्राकृतिक
तो नेचुरल होते हैं और जो कृत्रिम होते हैं उन्हें मानव निर्मित होते हैं। अगला पॉइंट होगा प्राकृतिक उपग्रह खगोलीय घटना का हिस्सा है, जबकि कृत्रिम उपग्रह वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा इन्हें बनाया गया है। मृदा किसे कहते हैं? तो मृदा सोइल पृथ्वी की ऊपरी परत है, ठीक, जो खनिजों, कार्बनिक पदार्थों, जल और वायु से मिलकर बनी होती है। यह पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ह्यूमस क्या है? ह्यूमस जैविक पदार्थों का अपघटित रूप है जो मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाता है और उसकी उर्वरता बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय मृदा से क्या अभिप्राय है? पर्वतीय मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है वाली मिट्टी है। यह आमतौर पर पत्थरों और खनिजों से बनी होती है और कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि इसमें पत्थर ज़्यादा होते हैं और मृदा की मात्रा कम होती है। अगला क्वेश्चन, फसल चक्र को परिभाषित कीजिए। फसल चक्र विभिन्न मौसम में अलग अलग फसलें उगाने की प्रक्रिया है। यह मृदा की उर्वरता बनाए रखने और फसल उत्पादन बढ़ाने में बहुत ही सहायक होती है। फसल चक्र में सबसे पहले क्या करते हैं? बीज को बोना होता है, बीज को बोते हैं। पहले बीज को बोना है, बीज की पहले बुआई होती है, बीज की बोना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सिंचाई करना है, उसके बाद फसल की वृद्धि, अगला स्टेप हो जाएगा फसल वृद्धि। अब सिंचाई करने से क्या होगी? फसल की वृद्धि हो जाएगी, फसल में होगी वृद्धि, ठीक। उसके बाद अगले स्टेप में इसको खाद देनी है, तो इसको उपजाऊ बनाना है। उपजाऊ बनाना है, ठीक। अगले स्टेप में क्या करना है? इसकी कटाई हो गई, फसल की कटाई करनी है। कटाई के बाद फिर फसल को क्या करना है? फसल की नियुक्ति करना है, अगला स्टेप हो जाएगा फसल नियुक्ति। फिर उसके बाद अगला स्टेप हो जाएगा आपका भूमि तैयार करना। उसके बाद अगला स्टेप क्या हो जाएगा? बीज नियुक्ति। तो ये आपका फसल चक्र का पूरा साइकिल हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि पद्धतियों को समझाइए। कृषि पद्धतियाँ विभिन्न प्रकार के तरीकों का समूह है, जैसे जैविक खेती, फसल चक्र, सिंचाई, कीटनाशक का उपयोग, जिससे फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाया जाता है। मृदा अपरदन से क्या समझते हैं? मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु या मानव गतिविधियों के कारण मिट्टी की ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 2 उपाय बताइए। पहला उपाय क्या हो जाएगा? उर्वरकों और जैविक खाद का प्रयोग करना है, जिससे क्या होगी? कृषि की वृद्धि होगी, ठीक, उत्पादकता बढ़ेगी। सिंचाई तकनीकों को उन्नत करना। क्या होता है कि फसलों में सिंचाई करते समय बहुत समस्या होती, कभी पानी कम दिया जाता है, टाइम पे पानी नहीं मिलता है, और कभी पानी ज़्यादा हो जाता है। इससे फसल को काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए सिंचाई तकनीक उच्च होनी चाहिए, अच्छी सिंचाई तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन,
पाटन के 2 लाभ बताइए। पहला क्या हो जाएगा, खेत को समतल बनाता है, ठीक, खेत बिल्कुल समतल हो जाता है, जिससे सिंचाई में पानी समान रूप से फैलता है। अब जब खेत समतल रहेगा तो सिंचाई करते समय पूरे खेत में बराबर पानी पहुंच जाएगा। अगला, फसलों की वृद्धि के लिए मिट्टी की स्थिति में सुधार करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा संयोजन से क्या तात्पर्य है? मृदा का संयोजन मिट्टी में खनिज, कार्बनिक पदार्थ, जल, वायु के अनुपात को दर्शाता है। यह मिट्टी की गुणवत्ता, कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है। फसल चक्र के लाभ देख लेते हैं। लाभ क्या होता है फसल चक्र के? तो पहला लाभ क्या हो जाएगा, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, कीटों और रोगों का प्रभाव कम हो जाता है। सिंचाई क्या है, इससे होने वाले लाभ बताइए। सिंचाई फसलों को आवश्यक पानी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है। इसके लाभ क्या होते हैं? फसलों की वृद्धि में मदद करता है, सूखे क्षेत्रों में कृषि को संभव बनाता है। अगला हो जाए कीटनाशकों का प्रयोग बताइए। कीटनाशकों का उपयोग फसलों को हानिकारक कीड़ों, रोगों से बचाने के लिए किया जाता है। यह फसल उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण पर कीटनाशकों के दुष्प्रभाव को लिखिए। पहला हो जाएगा जल और मिट्टी प्रदूषण, दूसरा हो जाएगा लाभकारी जीवों का नाश और तीसरा हो जाएगा खाद्य श्रृंखला में विषाक्तता का प्रसार। अगला क्वेश्चन, कीटनाशकों के प्रयोग को समझाइए। कीटनाशकों का उपयोग फसलों पर कीड़ों और रोगों के प्रभाव को रोकने के लिए किया जाता है। इसका सही मात्रा और विधि से प्रयोग जरूरी है। मृदा अपरदन के कारण बताइए। पहला, वनों की कटाई। वनों की कटाई क्या हो गई है कि मैक्सिमम हो गई है, ठीक है। और वन ज़्यादा रहते तो मृदा अपरदन कम होता है। तेज़ बारिश से मृदा अपरदन हो जाता है, कहीं कहीं बादल फट जाते हैं, ठीक है। और खेतों की अधिक जुताई, बार बार ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम खेतों की जुताई करने से भी ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, कीटनाशक से क्या अभिप्राय है? कीटनाशक ऐसे रसायन हैं जिनका उपयोग फसलों को कीटों और हानिकारक जीवों से बचाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मृदा कितने प्रकार की होती है समझाइए। तो मृदा ये आपकी कई प्रकार की होती है, 5-6 प्रकार की होती हैं। तो मेन 5 प्रकार की होती हैं। एक हो जाएगी बलुई, ठीक, दोमट, चिकनी, लाल और फिर काली मृदा। इसको अलग से भी डिवाइड करें तो पर्वतीय मृदा भी हो जाती है, लाल दानेदार मृदा भी होती है। तो और भी कई प्रकार की मृदाएं होती हैं, मेन 5 ही होती हैं। फसलों का वर्गीकरण करें। खरीफ की फसलें वर्षा के मौसम में उगाई जाती हैं, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया। रबी की फसलें सर्दियों में उगाई, जैसे गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, मक्का हो गया, ठीक। जायद की फसलें गर्मियों में उगाई, जैसे तरबूज, खरबूज। ये सारी फसलें क्या होती हैं? जायद की फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन, कृषि पद्धतियों का विश्लेषण करें। कृषि पद्धतियों में फसल चक्र, जैविक खेती, सिंचाई, उन्नत बीजों का उपयोग शामिल है। इसमें उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होता है। मृदा अपरदन व संरक्षण की विवेचना कीजिए। मृदा अपरदन मिट्टी की गुणवत्ता को नष्ट करता है। इसे रोकने के लिए वनों का संरक्षण, खेतों में घास लगाना और पथरीली दीवारें बनाना चाहिए। भूमि के अपरदन को रोकने के उपाय। पहला, वृक्षारोपण करें, मैक्सिमम जितना हो सके उतना वृक्ष लगाएं। अगला, खेतों में टेढ़ी मेढ़ी जुताई। अगला, जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग करें। पहला क्वेश्चन है, कार्य को परिभाषित करें। तो कार्य क्या होता है? कार्य वो है जो बल किसी पिंड पर लगाया और वह पिंड बल की दिशा में निश्चित दूरी तय गति करता है। तो क्या होता है कि
कार्य जब हम बल लगाकर किसी को विस्थापित करते हैं तो वो कार्य हो जाता है, और जिस दिशा में बल हम वहाँ पे विस्थापन होना जरूरी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल, और 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा की अवधारणा दीजिए। ऊर्जा वो क्षमता है जो किसी पिंड को कार्य करने में मदद करती है। यह कार्य करने की शक्ति या क्षमता होती है। तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता या शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के 4 उपयोग बताइए। पहला हो गया बिजली उत्पादन, अगला हो गया वाहनों में ईंधन के रूप में भी यूज करते हैं, औद्योगिक मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें, ये सब की ऊर्जा की ज़रूरत होती है उनको। घरों में प्रकाश के लिए, बिना प्रकाश नहीं रहेगा तो फिर उजाला कैसे रहेगा, ठीक। गर्मी के लिए भी इसका यूज होता है। तो ये 4 इसके यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के विभिन्न रूप में लिखिए। ऊर्जा किन किन रूपों में, उसके विभिन्न रूप। पहले तो होगा यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। अगला हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, फिर तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो ये कुछ इसके रूप हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा के अपव्यय रोकने का उपाय क्या हो सकता है? पहला, ऊर्जा के बचत उपकरणों का प्रयोग करें। ऐसा उपकरण न लगाएं जिनमें अधिक ऊर्जा व्यय होती है। ऊर्जा की दक्षता बढ़ाएं। सौर ऊर्जा जैसे नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करें। नवीनीकरण स्रोत वो स्रोत होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से हम जितना चाहे जितना एनर्जी ले सकते हैं। अगला हो जाएगा आपका, ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज करें। सीमित तथा असीमित स्रोत के उदाहरण दो आपको बताने। तो सीमित स्रोत हो जाएंगे, कोयला हो गया, तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, ये सब क्या है? ये सीमित स्रोत। असीमित स्रोत जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ क्या है? असीमित स्रोत हैं। इनका चाहे हम जितना यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा से आप क्या तात्पर्य? सौर ऊर्जा से क्या तात्पर्य? तो सौर ऊर्जा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, ठीक है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, जिसे सीधे या परिवर्तित करके विद्युत में बदल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन ऊर्जा के महत्व को बताइए। तो क्या होता है? पवन ऊर्जा हवा के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा है, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ये स्वच्छ और नवीनीकरण स्रोत है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग बताइए। तो पहला हो जाएगा विद्युत उत्पादन में इसका यूज किया जाता है। चिकित्सा उपकरण जैसे कैंसर के उपचार में यूज किया। परमाणु हथियार बनाने में इसका यूज किया जाता है, जैसे यूएस ने जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पे क्या किया था? परमाणु हथियार डाले थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि ऊर्जा का संक्षिप्त में बताइए। तो ध्वनि ऊर्जा वायुमंडल में तरंगों के रूप में फैलती है, जो स्रोत से उत्पन्न होती है और श्रवण से महसूस होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कार्य की आवश्यकता लिखिए। कार्य की आवश्यकता को लिखिए। कार्य की आवश्यकता ऊर्जा के रूप में ऊर्जा के परिवर्तन को समझने और उसे नियंत्रित करने के लिए होती है, ताकि विभिन्न गतिविधियों कर सके, जैसे कि मशीनों का संचालन और विद्युत उत्पादन। अगला क्वेश्चन, कार्य मापन को विस्तार से समझाइए। कार्य का मापन बल और दूरी के गुणनफल के रूप में होता है। कार्य बराबर बल गुणे दूरी। यदि बल और दूरी एक दूसरे के समान दिशा में हो तो ये हो जाएगा कार्य बराबर बल गुणे दूरी या बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कार्य कितने प्रकार के होते हैं, विवेचना कीजिए। पहला, सकारात्मक कार्य होता है जब बल और गति की दिशा समान हो। नकारात्मक कार्य जब बल और गति की दिशा विपरीत हो। शून्य कार्य जब बल तो लगता है लेकिन पिंड में गति नहीं होती, जैसे ऊर्ध्वाधर दिशा में बल लगाना जबकि पिंड स्थिर हो। तो ये 3 प्रकार हो जाते हैं इसके। अगला,
ऊर्जा की आवश्यकता बताइए। ऊर्जा का उपयोग जीवन के विभिन्न पहलुओं को संचालित करने में होता है, जैसे प्रकाश के रूप में हम करते हैं, गर्मी, परिवहन, औद्योगिक कार्यों में और सामाजिक विकास में ऊर्जा की आवश्यकताएं होती है। यांत्रिक ऊर्जा से क्या समझ तात्पर्य है, उपयोग बताना है। तो यांत्रिक ऊर्जा वो ऊर्जा है जो पिंड की गति या स्थिति से संबंधित होती है। इसके उपयोग हो जाएंगे वाहनों के संचालन में, ठीक, औद्योगिक मशीनों का कार्य, पवन चक्कियों से विद्युत उत्पादन में। अगला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य, इनके उपयोग बताइए। तो रासायनिक ऊर्जा वो ऊर्जा है जो रासायनिक बंधों में निहित होती है। इनके उपयोग क्या हो जाएंगे, ईंधन के रूप में, जैसे कोयला, गैस के रूप में ऊर्जा, बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करना और जैविक प्रक्रियाओं में ऊर्जा। तो यह रासायनिक ऊर्जा से तात्पर्य और इसके दो उपयोग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा की विवेचना करना है। तो रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा पदार्थों के रासायनिक बंधों के संग्रहित ऊर्जा होती है जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा रिलीज किया जा सकता है। ध्वनि ऊर्जा क्या होती है, यह वो ऊर्जा होती है जो कणों के कंपन के कारण उत्पन्न होती है और यह सुनने योग्य तरंगों के रूप में फैलती है। अगला क्वेश्चन, आवेशीय ऊर्जा तथा तापीय ऊर्जा पर टिप्पणी करें। आवेशीय ऊर्जा क्या होती है, यह ऊर्जा एक विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होती है। उष्मीय ऊर्जा, यह ऊर्जा एक वस्तु के तापमान के कारण होती है, जैसे गर्मी का प्रवाह। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के अपव्यय एवं ऊर्जा के क्षरण के विषय में बताइए। तो अपव्यय क्या होता है, अपव्यय जब ऊर्जा का उपयोग बिना किसी लाभ के होता है, जैसे कि ऊर्जा का नुकसान। क्षरण क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के दौरान कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जैसे तापीय ऊर्जा में परिवर्तन में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के उद्देश्य बताइए। तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं, पहला हो जाएगा ऊर्जा के बचत को महत्व को समझाना और लोगों को ऊर्जा के उपयोग में सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करना। तो ये उसके उद्देश्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के सीमित स्रोत की विवेचना कीजिए। ऊर्जा के स्रोत वह होते हैं जो समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया और तेल हो। ये क्या होते हैं, ये सीमित स्रोत हैं जो समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। और जो असीमित स्रोत होते हैं, जैसे पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हुई या सीमित स्रोत है, इन स्रोतों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, सौर ऊर्जा के उपयोग में लाने वाली तकनीकों के विषय में टिप्पणी करें। तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। इसके उपयोग में सोलर पैनल, सोलर वाटर हीटर, सोलर पंपिंग सिस्टम आदि शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा के सीमित व असीमित स्रोत का विकास तथा उपयोग बताइए। तो ऊर्जा का जो सीमित स्रोत होता है, सीमित स्रोत का उपयोग जल्द समाप्त हो सकता है, ठीक। जो सीमित स्रोत का उपयोग जल्द समाप्त होता है, जबकि जो असीमित स्रोत है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या अस्थायी रूप से ऊर्जा, असीमित स्रोत का विकास और उपयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो सीमित स्रोत जो होते हैं वो आपके जल्दी समाप्त हो जाएंगे और जो असीमित स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये जल्दी समाप्त नहीं होने वाले हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पवन ऊर्जा का महत्व तथा उपयोग बताइए। पवन ऊर्जा एक स्वच्छ एवं नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। इसके ऊर्जा में पवन चक्की, विद्युत द्वारा विद्युत उत्पादन, जल संचालन और पंपिंग सिस्टम आदि शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ज्वार भाटा पर आधारित ऊर्जा से क्या तात्पर्य, इनका उपयोग बताइए। ज्वार भाटा समुद्र के ज्वार और भाटा से उत्पन्न होती है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, उपयोग बताइए। नाभिकीय ऊर्जा वो ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक में संचित होती है। यह ऊर्जा परमाणु के नाभिकीय विकिरण, जैसे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पन्न होती है। विखंडन क्या होता है, भारी परमाणु के टूटने से ऊर्जा जो उत्पन्न होती है। जब बड़ा परमाणु, जैसे भारी परमाणु है, ये जब छोटे छोटे परमाणु में टूट जाता है तो क्या होता है, ये नाभिकीय विखंडन होता है। और नाभिकीय संलयन, जब
छोटा छोटा परमाणु होता है और मिलकर बड़ा परमाणु बनाता है, तो ये नाभिकीय संलयन हो जाता है। तो नाभिकीय विखंडन भारी परमाणु के टूटने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। विखंडन संलयन हल्के हल्के परमाणु से भारी परमाणु बनने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह विद्युत उत्पादन, चिकित्सा, उपचार और अन्य वैज्ञानिक उपयोग में इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अंतः रूपांतरण बताइए। तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जैसे जनरेटर हो गए, जनरेटर क्या होता है कि उसमें डीजल पड़ता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा का क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। जैसे रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा ये बैटरी के द्वारा होता है। जब हम बैटरी होते तो रासायनिक ऊर्जा होती है, हम विद्युत ऊर्जा में उसको चेंज हो जाता है। जैसे तापीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा, जैसे ताप विद्युत संयंत्र, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन है, सरल मशीनें किसे कहते हैं। सरल मशीनें वह यांत्रिक उपकरण होती हैं जो बल को बढ़ाने या दिशा में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें केवल एक ही कार्य करने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए जैसे लीवर हो गया, घिरनी हो गया, पहिया हो गया, स्क्रू हो गया आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नत समतल को परिभाषित कीजिए। तो नत समतल एक प्रकार का समतल होता है जिसमें ऊंचाई में बदलाव होता है। इसे ऊपर नीचे की दिशा में कार्य करने वाली सतह कहा जाता है। जैसे कि सीढ़ियाँ हो गई, आपका स्लाइड होगा, रैंप होगा, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, केवल नाम लिखिए। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अगला क्वेश्चन, है स्क्रू से आप क्या समझते हैं। स्क्रू एक सरल मशीन है जिसमें एक मोटे धागे पर घुमावदार रेखाएं होती हैं। यह बल को बढ़ाने या दिशा में परिवर्तन करने में मदद करता है। जैसे कि जार हो गया, जार का ढक्कन लकड़ी की कील ठोकने में उपयोग। अगला क्वेश्चन, घिरनी के 2 कार्य बताइए। तो पहला कार्य क्या हो जाएगा, घिरनी के द्वारा बल की दिशा में परिवर्तन, यह पहला कार्य हो जाएगा। दूसरा, यह कार्य करने में सहायता के लिए बल को बढ़ाने या घटाने में काम करती है। एक तो दिशा परिवर्तित करने और बढ़ाने और घटाने में भी कार्य करती है बल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की व्याख्या करें। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब मध्य में होता है और भार और प्रयास दोनों इसके दोनों ओर स्थित होते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कैंची हो गया, सरौता हो गया और बैलेंसिंग स्केल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहिया एवं धुरी को समझाइए। पहिया और धुरी एक यांत्रिक संयंत्र है। पहिया और धुरी जुड़े होते हैं जो घूर्णन गतियों के रूप में कार्य करते हैं। धुरी पर पहिया घूमता है, ठीक है, जिससे बल और गति का आसानी से संचय किया जाता है, जैसे कि गाड़ी के पहिए। अगला क्वेश्चन, सरल मशीनों को दैनिक जीवन में 5 उपयोग बताइए। पहली बात, दरवाजे की घिरनी, अगला हो जाएगा कैंची, दूसरा हो गया स्क्रू, तीसरा हो जाएगा बर्तनों को खोलने का यंत्र, ठीक, पेंचकस, स्क्रू और बर्तनों को खोलने का यंत्र। फिर रैंप या नत समतल, पहिए एवं घुरी को दैनिक जीवन में उपयोग हो जाएगा, ठीक। तो इसके यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नत समतल का सचित्र एवं सोदाहरण समझाइए। नत समतल एक ढलान होती है जिसमें ऊंचाई और नीचाई की दिशा में परिवर्तन होता है, जैसे स्केटबोर्ड पर चलने वाला रास्ता।
अगला हो गया रैंप, जिसे वाहन चढ़ाने उतारने में उपयोग किया जाता है। चित्र में इसे रैंप की तरह दिखाया जाता है। जैसे आपका है, ये कोई है, ये है आपका, हो जाएगा नत्तल। ठीक, अब इस पे आप किसी चीज़ को चढ़ाएंगे या इस पे किसी चीज़ को ढलान से उतारेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घिरनी से, अगला क्वेश्चन है, घिरनी से क्या आशय है, उदाहरण से समझाइए। तो घिरनी एक यांत्रिक उपकरण है जो बल की दिशा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग की जाती है। यह एक घुमावदार पहिए की तरह होती है जिसमें निचली कड़ी या रस्सी बंधी होती है। जब हम रस्सी को खींचते हैं तो घिरनी के माध्यम से दिशा बदल जाती है, जिससे किसी भारी वाहन को उठाया जा सकता है। जैसे पानी निकालने की घिरनी, पुराने समय में कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी का इस्तेमाल किया जाता था, या रस्सी बाल्टी में घिरनी के साथ जोड़कर घिरनी को घुमाया खींचा जाता था। अगला हो जाएगा आपका सारणी। झंडा उठाने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है उसे रस्सी के माध्यम से झंडे के ऊपर खींचा जाता है। यहाँ घिरनी बल की बदल देती है ताकि झंडा ऊंचा हो जाए। इसका मुख्य कार्य हुआ बल की दिशा में परिवर्तन। घिरनी जब बल की दिशा में परिवर्तन करती है तो कार्य आसान हो जाता है। किसी भारी वस्तु को उठाना, इसका उपयोग भारी वस्तु को उठाने में किया जाता है। इसके जो प्रकार होते हैं, इसके प्रकार निम्न होते हैं। जैसे पहला हो जाएगा पद घिरनी, पहला हो जाएगा पद घिरनी। ठीक, दूसरा हो जाएगा सवार घिरनी, तीसरा हो जाएगा आपका कसी हुई एवं ढीली घिरनी, कसी हुई एवं ढीली घिरनी। अगला हो जाएगा वी आकार की घिरनी। बी आकार की घिरनी। फिर अगला होगा मार्ग घिरनी। तो ये हो जाता है घिरनी। इसका जो चित्र होता है जैसे कि ऐसे ही होता है लगभग। ये होता है, सेंटर पे लगा रहता है, इसी से घूमता है। रस्सी को इधर से खींचा जाता है और इसी के सहारे ये रस्सी इधर बांधा, यहाँ से इधर लोड लड़का के इसी से खींचा जाता है। तो ये इस प्रकार का होता है। पहला क्वेश्चन है, कोशिका क्या है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो ये क्या है, ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक, यह जीवों के जीवन के सभी कार्यों को संचालित करती है। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने 1980 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसको पावर हाउस कहते हैं। ठीक, इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। कोशिका की खोज सबसे प्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की और फिर ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, ज्योद्रव से क्या तात्पर्य है। ज्योद्रव वो जेल जैसा पदार्थ है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। यह कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। अंतरंग से क्या तात्पर्य है। अंतरंग विभिन्न अंगों का समूह है जो मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं, जैसे पाचन तंत्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊतक क्या होते हैं। ऊतक एक समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो एक विशेष कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं।
अगला क्वेश्चन, गाल्जी इकाई किसे कहते हैं? गाल्जी इकाई कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक कोशिकांग है जो प्रोटीन को संग्रहित और परिवर्तित करता है। लवक से क्या तात्पर्य है? लवक पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला रंगीन अंगक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण, रंग और भोजन संग्रहण में मदद करते हैं। जो लवक की खोज है, इसकी जो खोज की थी ये हैकल ने की थी और इन्होंने 1865 में इसे खोजा था। ये बेसिकली इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाता है हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक। अगला हो जाता है आपका वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। और अगला हो जाता है आपका अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक, ठीक है। तो इसका काम बेसिकली हो ही गया। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका केंद्रक का सचित्र उल्लेख कीजिए। कोशिका केंद्रक कोशिका का प्रमुख भाग है जिसमें आनुवंशिक सामग्री होती है, डीएनए। यह कोशिका विभाजन में कार्य नियंत्रित करता है। और फिर गोल संरचना के चारों ओर झिल्ली होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस व क्रोमेटिन पाए जाते हैं। ये आपकी होगी कोशिका, ये हो गया आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति। यहाँ पे आपको केंद्रक दिख जाएगा, ये होता है केंद्रक। जो केंद्रक की खोज है ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये की थी उन्होंने 1831 में। केंद्रक के जो भाग होते हैं इसके मेनली 4 भाग होते हैं। इसके जो पार्ट हो जाएंगे, पहला हो जाता है आपका केंद्रक कला, अगला हो जाता है आपका केंद्रक द्रव्य, अगला हो जाता है आपका न्यूक्लियस केंद्रिक, और उसके बाद अगला हो जाता है आपका क्रोमेटिन धागे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका के कोशिकांगों की व्याख्या कीजिए। पहला हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा का उत्पादन करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, गाल्जी प्रोटीन को पैक करता है। लवक प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। कोशिका झिल्ली कोशिका के आकार देती है और पदार्थों का आदान प्रदान करती है। परासरण का उल्लेख कीजिए। परासरण का उल्लेख कीजिए। परासरण वह प्रक्रिया जिसमें पानी कम सांद्रता वाले घोल से ज्यादा सांद्रता वाले घोल की ओर अति पारगम्य झिल्ली के माध्यम से प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन, संयोजी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक पर टिप्पणी लिखिए। संयोजी ऊतक ये शरीर के अंगों को जोड़े रखता है, जैसे हड्डी, रक्त और उपास्थि। तंत्रिका ऊतक ये तंत्रिका संदेशों को संचालित करता है और मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी व तंत्रिकाओं के में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। राइबोसोम यह प्रोटीन संश्लेषण करता है और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका
ऊर्जा केंद्र और एटीपी ऊर्जा बनाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है, ऊर्जा गृह होता है। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के दो उदाहरण दिए। पहला हो जाएगा बैक्टीरिया, अगला हो जाएगा राइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को समझाइए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये कोशिका श्वसन में एटीपी बनाता है। अगला क्वेश्चन, पादप ऊतकों की व्याख्या कीजिए। पादप ऊतक दो प्रकार के हैं, एक होते हैं अस्थायी ऊतक, वयस्क कोशिकाओं से बने होते हैं, और विभाज्य ऊतक, विभाजन कई कोशिकाएं बनाते हैं। विभाजन करके एक कोशिकाएं नई कोशिकाएं बनाते हैं। अगला हो जाएगा, मानव ऊतकों को संक्षेप में समझाइए। पहला हो गया एपिथेलियल ऊतक बाहरी सतहों पर होता है। संयोजी ऊतक अंगों को जोड़ता है। हो जाएगा आपका अस्नायविक ऊतक, ये तंत्रिका संदेशों का संचालन करता है। अगला हो गया मांसपेशी ऊतक, गति प्रदान करता है। जटिल ऊतकों से आप क्या समझते हैं? जटिल ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर एक ही कार्य करती हैं। ये पौधों के विशेष रूप से पाए जाते हैं और इनमें थोड़ा जल, खनिज, भोजन का परिवहन होता है। जैसे आपका होगा जाइलम, यह पौधों में जड़ों तथा तक जल और खनिज का परिवहन करता है। और फ्लोएम, ये आपका फ्लोएम हो जाएगा, ये पौधों में पत्तियों में भोजन को पूरे पौधों में स्थानांतरित करता है। इसका महत्व, जटिल ऊतक पौधे संरचना और क्रियात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। ये पौधों के अंगों में जल, खनिज और भोजन को कुशलतापूर्वक परिवहन सुनिश्चित करने, इसके बिना पौधों के विकास और पोषण संभव नहीं है। और उदाहरण हो जाएंगे आपको जाइलम, परंतु दोनों आपका हो गया पादों की संवहनी प्रणाली का हिस्सा है। पहला क्वेश्चन है, पोषण की आवश्यकता बताइए। पोषण शरीर को ऊर्जा देता है, विकास पोषण से होता है और मरम्मत के लिए आवश्यक है। शरीर की मरम्मत के लिए, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए जरूरी होता है। ये जीवन की विभिन्न जैव प्रक्रियाओं को संचालित करने में मदद करता है, जैसे श्वसन हो गया, प्रजनन हो गया और वृद्धि के लिए जरूरी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन तंत्र के दो मुख्य कार्य बताइए। पहला कार्य होगा शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दो महत्व बताइए। तो पहला हो जाएगा पौधों द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन करना, क्योंकि पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करेंगे तो हम श्वास कैसे लेंगे, जो जीवन के लिए आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला, पौधे भोजन का निर्माण करते हैं जिससे सभी जीवधारी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, परागण किसे कहते हैं? जब परागकण नर प्रजनन भाग जिसे पुंकेसर कहते हैं एवं मादा प्रजनन भाग जिसे स्त्री केसर कहते हैं तक पहुंचते हैं तो इसे परागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया के दो महत्व बताइए। पहला हो जाएगा पौधों में जल संतुलन बनाए रखना, पत्तियों का तापमान नियंत्रित रखना। तो ये काम करता है ये। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। पहला सूर्य का प्रकाश, अगला कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जल और खनिज और तापमान। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन बताइए। वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जंतु से नया जंतु बनता है। उदाहरण के लिए विभाजन कली बनना और स्पोर निर्माण। पोषण की प्रक्रिया लिखिए।
पहला हो जाएगा भोजन को ग्रहण करना, अगला हो जाएगा भोजन का पाचन, भोजन जो पोषक तत्वों का अवशोषण और फिर ऊर्जा उपयोग। अगला क्वेश्चन, पौधों और जंतुओं में समानताएं बताइए। क्या समानताएं होती है? दोनों सजीव होते हैं, दोनों में वृद्धि होती है, पौधे में भी वृद्धि होती है, जंतुओं में भी वृद्धि होती है। प्रजनन, दोनों में प्रजनन भी होता है, पेड़ पौधे भी प्रजनन करते हैं और जंतु भी प्रजनन करते हैं। ऊर्जा के लिए पोषण आवश्यक होते हैं, दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसके लिए वो पोषण करते हैं। दोनों बाहरी उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। पोषण से क्या तात्पर्य है? किन्हीं 3 पोषण तत्वों को विस्तार से बताइए। पोषण वह प्रक्रिया है जिससे जीव आवश्यक पोषक तत्व ग्रहण करता है। 3 पोषक तत्व ये आपके हो जाएंगे। पहला कार्बोहाइड्रेट, इसका काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन, इसका काम क्या है? शरीर निर्माण और ऊतकों की मरम्मत में सहायता। विटामिन, इसका काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। तो ये इसके काम हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन से क्या अभिप्राय है? जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया को समझाइए। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण कर ग्लूकोज का अपघटन होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया, ये आपकी जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया हो जाएगी। ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कोशिकाओं में ग्लूकोज का टूटना, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र की कार्य प्रणाली लिखिए। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या होती है? इसे हम कहते हैं उत्सर्जन। और उत्सर्जन तंत्र की प्रक्रिया क्या होती है? गुर्दे रक्त को छानकर मूत्र बनाते हैं, अपशिष्ट मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। तो ये क्या होगा? उत्सर्जन की प्रक्रियाएं हो जाएंगी। जितना भी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, अनावश्यक चीज़ें, वो सारी की सारी उत्सर्जन के द्वारा शरीर त्याग देता है, मलमूत्र के थ्रू। प्रकाश संश्लेषण का क्या अर्थ है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का विवेचना करें। यह प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर ग्लूकोज का निर्माण, ऑक्सीजन का उत्सर्जन। इस रिएक्शन में O2 होता है 6 O2 प्लस 12 H2O, ये क्या बनाते हैं? C6H12 और O6 प्लस 6O2 बनाते हैं और करते हैं 6H2O, जल भी बनाते हैं। ठीक, एक तो सनलाइट होती है यहाँ पे, सनलाइट की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ये रिएक्शन होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि से क्या अभिप्राय है? पौधों तथा जंतुओं की वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। गति से आकार या द्रव्यमान का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। अंतर क्या होता है? पौधों में वृद्धि जीवन भर होती है, जंतुओं में वृद्धि का एक निश्चित समय होता है। जैसे हम मनुष्यों की बात करें तो 20-25 साल तक, 18 से 20 साल तक या नियर अबाउट बढ़ते हैं, उसके बाद एक निश्चित जैसे हाइट मान लो एक फिक्स हो जाती है। पोषण के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण। पहले सोपोसी क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे हो गए,
हरे पेड़ पौधे हो गई, झाड़ियाँ हो गई, ये सब क्या कहते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। परपोषी हो गया, ये अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं जैसे जंतु। और ये मितोपजीवी, ये क्या करते हैं, ये सड़े गले पदार्थ से भोजन पोषण लेते हैं, जैसे हो गया कवक। अगला क्वेश्चन, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया को बताइए। पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करके ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ऊर्जा उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, और ये सीमित समय के लिए होती है प्रक्रिया। संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी दे। सजीवों में बाहरी उद्दीपनों का अनुभव करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता को संवेदनशीलता कहते हैं। ये जीवित होने का प्रमुख लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन, वाष्प उत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक लिखिए। पहला हो गया टेम्परेचर, तापमान, हवा की गति, आपेक्षिक आर्द्रता, प्रकाश की तीव्रता। अगला क्वेश्चन, प्रजनन की परिभाषा, प्रजनन को परिभाषित करो, प्रजनन के प्रकार बताइए। नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन है। पैतृक जीवों से नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या होती है, प्रजनन होती है। इसके प्रकार हो जाएंगे आपके, एक तो हो जाएगा आपका अलैंगिक प्रजनन, दूसरा हो जाएगा आपका लैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक, इसमें केवल एकल जनक होता है, जैसे कली हो गई, विभाजन, कली का और विभाजन, ठीक। और फिर लैंगिक में क्या होते हैं, नर भी होते हैं और मादा जनक इसके दो होते हैं। तो इनमें नए जीव की उत्पत्ति के लिए, नए जीव के निर्माण के लिए दो लोगों को, नर और मादा की आवश्यकता होती है। अलैंगिक में ऐसी आवश्यकताएं नहीं होती, उसमें केवल एक जनक होते हैं। अगला क्वेश्चन, वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया को विस्तार से समझिए। वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने शरीर से जल को जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में स्टोमेटा होता है, छिद्र होते हैं, के माध्यम से होती है। जल का अवशोषण जड़ें करती हैं, फिर ये जल तने और पत्तियों तक पहुँचते हैं। पत्तियाँ जलवाष्प के रूप में बाहर निकलती है, जिससे पौधे के तापमान को नियंत्रित किया जाता है और जल संतुलन बनाए रहता है। महत्व क्या होता है, जल और पोषक तत्वों का परिवहन, तापमान नियंत्रण, वातावरण में नमी। कारक क्या होते हैं, तापमान हो जाता है, अधिक तापमान पर बढ़ता है, हवा की तेज हवा से बढ़ता है, आर्द्रता अधिक आर्द्रता से धीमा होता है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से वाष्प उत्सर्जन बढ़ता है। अमाशय तथा आंत में, आंत पर टिप्पणी कीजिए। अमाशय भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला काम तो ये पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका है, जहाँ भोजन का रासायनिक और यांत्रिक पाचन होता है। इसमें एसिड और एंजाइम के द्वारा पाचन क्रिया होती है। आंतों, छोटी आंत पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, जबकि बड़ी आंत मुख्य रूप से पानी और खनिजों का अवशोषण करती है और अपशिष्ट पदार्थों को गुदा के माध्यम से बाहर निकालती है। तो ये हो गया अमाशय और आंत, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, यकृत पर उल्लेख कीजिए। यकृत का उल्लेख कीजिए। यकृत लीवर शरीर का सबसे बड़ा अंग है, जो पित्त का उत्पादन करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ये रक्त को शुद्ध करता है और शरीर से विषैले पदार्थ, जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनको बाहर निकालता है। यकृत में पोषक तत्वों का भंडार होता है और ये रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में हेल्प करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क तथा मस्तिष्क के भाग लिखिए। आपको ब्रेन के पार्ट्स बताने हैं।
तो मस्तिष्क क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग है और शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। इसके 3 भाग होते हैं जो मेन होते हैं, जिसका हम देखते हैं। पहला हो जाएगा सेरेब्रम। इसका काम क्या है, सोचने का काम है, समझने का और निर्णय डिसीजन लेने का कार्य से संबंधित है ये। दूसरा हो जाएगा, तो सेरेबेलम का काम क्या है, ये है शरीर संतुलन और गति को नियंत्रित करता है। मेंडुला, इसका काम है श्वसन, हृदय की गति और रक्तचाप जैसे जीवन रक्षक कार्यों को नियंत्रित करता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके 3 मुख्य भाग हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव खोपड़ी तथा मेरुदंड से क्या आशय है, समझाइए। मानव खोपड़ी मस्तिष्क को सुरक्षा देने वाली हड्डियों का समूह है जो मस्तिष्क के चारों ओर स्थित होती है। मेरुदंड मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न हिस्सों में तंत्रिका संदेशों का संचालन करता है और यह रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिसंचरण तंत्र के कार्यों का उल्लेख कीजिए। परिसंचरण तंत्र का कार्य है रक्त, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के परिवहन करना। यह रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजता है और अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद करता है। परिसंचरण तंत्र शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और हार्मोन्स के परिवहन में भी सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मनुष्य के आहार नाल में क्या होता है, मुख होता है, गला होता है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा शामिल होते हैं। मुख का काम क्या है, भोजन को यांत्रिक पाचन और लाल रासायनिक पाचन, ठीक। अमाशय रासायनिक पाचन क्रिया, छोटी आंत पोषक तत्वों का अवशोषण, बड़ी आंत पानी और खनिजों का अवशोषण और गुदा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन यहाँ से होता है। तो ये हो गया आपका मुख, ठीक। ये हो गया ग्रसनली, ये हो गया आपकी अमाशय, ठीक। और ये आपकी छोटी आंतें हो गई, ये छोटी आंत हो गई, ये हो गई बड़ी आंत और ये हो गई गुदा द्वार। तो यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है अपशिष्ट पदार्थ। अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली 2 पाचक ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा आपका अग्न्याशय, दूसरा यकृत। अगला क्वेश्चन। मेरुदंड की संरचना का वर्णन कीजिए। तो मेरुदंड तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है जो मस्तिष्क के शरीर के विभिन्न हिस्सों तक तंत्रिका संदेशों का आदान प्रदान करता है। यह रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है और इसमें तंत्रिका कोशिकाएं होती है जो संदेशों का संचरण करती है। अगला क्वेश्चन है, पेशियों की गतियों का नाम बताइए। 2 प्रकार की होती है, एक होती है संकुचन, ठीक, मांसपेशियां या सिकुड़ पर अंग की गति होती है, ठीक। और फिर होता है संकुचन के बाद विस्तार। इसमें मांसपेशी आराम करती है जिससे अंग वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव कंकाल की उपयोगिता। मानव कंकाल शरीर का ढांचा है जो शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह शरीर को स्थिर और स्थिरता देता है और कैल्शियम जैसे खनिजों का भंडार करता है और शरीर की गति में सहायक होता है। आपका अगला क्वेश्चन हो गया, हृदय की संरचना एवं कार्य का उल्लेख कीजिए। तो ये हो गई आपका हृदय, ये हो गया आपका बायां आलिंद हो गया, ये बायां निलय हो गया, ये दायां हो गया और ये आपका दायां निलय होगा। तो ये इनका चित्र हो गया। कार्य देख लेते हैं। हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो शरीर में रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करता है। इसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 आगमन कक्ष और 2 प्रस्थान कक्ष होते हैं। हृदय रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेजता है और ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को वितरित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन के पाचन से क्या तात्पर्य है। भोजन के पाचन से तात्पर्य है भोजन के यांत्रिक और रासायनिक रूप में टूटने की प्रक्रिया जिससे शरीर में पोषक तत्व अवशोषित
अवशोषण होता है, कर सके, जिससे शरीर पोषक तत्वों का अवशोषण कर सके। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की संरचना का वर्णन कीजिए। मानव शरीर में कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते, अंग होते, अंग तंत्र और शरीर की संपूर्ण संरचना शामिल होती है। तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और अन्य प्रणाली से मिलकर बना होता है। इसमें ये चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन, मानव कंकाल पर टिप्पणी कीजिए। मानव कंकाल शरीर का ढांचा होता है। आहार को परिभाषित करें। आहार उन पदार्थों का समूह है जो जीवों द्वारा शरीर के विकास के लिए, पहले काम विकास के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए, मरम्मत के लिए शरीर की और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए खाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आहार संबंधी नियम लिखिए। आहार को संतुलित और विविधतापूर्ण होना चाहिए। ताजे और स्वच्छ भोजन का सेवन करें। भोजन को अच्छी तरह से चबाकर खाएं। अधिक वसायुक्त और मीठे भोजन से बचें। पानी का पर्याप्त सेवन करें और समय पर भोजन लें। अगला क्वेश्चन, पोषण का अर्थ बताइए। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर की आवश्यकता के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। यह शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, शरीर की मरम्मत के लिए और ऊर्जा प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। आहार के प्रमुख पोषक तत्व बताइए। आहार के प्रमुख पोषक तत्व, पहला हो गया प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और पानी। ये सारे के सारे बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का संगठन समझाइए। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, जिसमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से कुछ आवश्यक होते हैं और उन्हें शरीर स्वयं नहीं बना सकता, इसलिए उन्हें आहार से प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी को प्रभावित कौन कौन से करते हैं। पहला, इसकी कमी से विकास, ठीक, मांसपेशियों की कमजोरी, प्रतिरक्षा तंत्र में कमी आती है, बालों का झड़ना और शरीर में सूजन। वसा के गुण बताइए। वसा शरीर को ऊर्जा देता है। यह शरीर के अंगों की सुरक्षा करता है। शरीर में विटामिन ए, डी, ई और के अवशोषण करने में हेल्प करता है। शरीर का तापमान बनाए रखने में सहायता करता है। वसा की कमी का प्रभाव, शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, हार्मोन असंतुलन हो जाता है, शरीर का तापमान नियंत्रण न होना, त्वचा की समस्याएं जैसे गंभीर समस्याएं देखने को मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के स्रोत लिखिए। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख पोषक तत्व हैं। इनके स्रोत हो गए जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया, फल होगा, शकरकंद हो गए, तो ये इसके कुछ सोर्स हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन की उपयोगिता को परिभाषित करें। विटामिन शरीर के सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। ये क्या काम करते हैं, वह शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, हड्डियों को स्वच्छ रखना और मेटाबॉलिज्म, अपचयन उपचयन की प्रक्रियाएं जो शरीर में केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको क्या करते हैं, ये नियंत्रित करना। अपचय उपचय की जो रिएक्शन होती है शरीर के अंदर। प्रमुख खनिज लवण कौन कौन से हैं। पहला हो गया कैल्शियम हो गया, लोहा हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और आयोडीन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संतुलित भोजन या आहार किसे कहते हैं। संतुलित
आहार वो आहार है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं जो शरीर में ऊर्जा, वृद्धि, मरम्मत और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। परिवेशीय स्वच्छता से आप क्या समझते हैं? परिवेशीय स्वच्छता से तात्पर्य उन सभी गतिविधियों से है जो हमारे आसपास के वातावरण को साफ स्वच्छ बनाए रखने की जाए, जैसे कि कूड़ा कचरा इकट्ठा करना, जल स्रोतों की सफाई, वायु की शुद्धता बनाए रखना आदि। स्वच्छ स्वास्थ्य का महत्व बताइए। स्वास्थ्य मानव शरीर का आधार है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी दैनिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से कर सकता है और समाज में योगदान दे सकता है। स्वस्थ शरीर मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। संक्रामक रोग क्या होते हैं? संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ये रोग बैक्टीरिया से फैलते हैं, वायरस से, फंगिस या परजीवी द्वारा उत्पन्न होते हैं। हैजा के लक्षण बताइए। तो क्या लक्षण है? उल्टी हो गया, दस्त हो गया, निर्जलीकरण, पेट में ऐंठन और तेज बुखार। टीकाकरण से आप क्या समझते हैं? टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर को किसी संक्रामक रोग से बचाने के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने की यह एक प्रकार से वैक्सीनेशन होती है। अगला क्वेश्चन, आहार के कार्यों का वर्णन कीजिए। आहार के मुख्य कार्य हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के अंगों ऊतकों की मरम्मत करना, विकास में मदद करना, शरीर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। आहार के महत्व की व्याख्या कीजिए। आहार शरीर की आवश्यकता पोषक तत्व प्रदान करता है जिससे शरीर की वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा की आपूर्ति होती है। यह शरीर के तापमान, शरीर के सामान्य कार्यों और रोगों से लड़ने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, आहार के प्रमुख पोषक तत्वों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। पहला हो जाएगा प्रोटीन, शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में सहायक होता है। वसा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और शरीर के अंगों की सुरक्षा करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन और खनिज लवण शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक है। पानी शरीर की सभी क्रियाओं को संचालन के लिए आवश्यक है। प्रोटीन के कार्य एवं उपयोगिता का विवेचना कीजिए। प्रोटीन का प्रमुख कार्य शरीर में कोशिकाओं के निर्माण, मरम्मत और विकास में सहायक होना है। यह हड्डियों, मांसपेशियों, त्वचा, बाल और अंगों के निर्माण के लिए आवश्यक है। वसा के कार्यों की व्याख्या कीजिए। वसा शरीर में ऊर्जा जमा करती है, शरीर के अंगों की सुरक्षा करती है और शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में मदद करती है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य समझाइए। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की गतिविधियों और अंगों को संचालन के लिए आवश्यक है। विटामिन के कार्य एवं स्रोतों को सूची बनाइए। विटामिन ए दृष्टि में सहायक है। स्रोत क्या हो जाए? गाजर से मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन सी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। स्रोत संतरा, नींबू हो जाएंगे, खट्टे फल जो होते हैं। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। स्रोत धूप हो जाएगा, दूध हो जाएगा। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को समझाइए। प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है, सूजन। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी से स्कर्वी और आयरन की कमी से एनीमिया। अगला हो जाए स्वास्थ्य के प्रकार व्याख्या कीजिए। इसके प्रकारों की व्याख्या करना स्वास्थ्य के। तो क्या? शारीरिक स्वास्थ्य शरीर की सामान्य स्थिति, ताकत और सहन शक्ति से है इसका संबंध। मानसिक स्वास्थ्य जो मेंटल हेल्थ होती है, मानसिक स्थिति और मानसिक दबाव से निपटने की क्षमता। और आपका आ जाता है सामाजिक स्वास्थ्य, समाज के रिश्ते और सामाजिक जीवन की स्थिति। अगला क्वेश्चन, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। उचित आहार,
नियमित व्यायाम, सही जीवन शैली, मानसिक स्थिति और पर्यावरण। सामान्य संक्रामक रोग का वर्णन कीजिए। सामान्य संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं, जैसे फ्लू हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया। राष्ट्रीय विसंक्रमीकरण कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए। तो राष्ट्रीय विसंक्रमीकरण जो प्रोग्राम है, इसका जो उद्देश्य है भारत के बच्चों को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना। यह कार्यक्रम विशेष रूप से पोलियो, मीजल्स और टिटनस जैसे बीमारियों के खिलाफ काम करता है। आइए अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रसायन की भाषा क्या होती है? रसायन की भाषा वह प्रणाली है जिसके द्वारा रासायनिक अपक्रियाओं, तत्वों, यौगिकों और उनके गुणधर्मों का वर्णन और संचार किया जाता है। इसमें रासायनिक प्रतीकों और सूत्रों का प्रयोग किया जाता है जो रासायनिक संरचना, अपक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं। अणुभार को परिभाषित कीजिए। अणुभार किसी अणु का कुल भार होता है जो उस अणु में उपस्थित परमाणुओं के व्यक्तिगत अणुभार का योग होता है। अणुभार को आमतौर पर ग्राम में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम का परमाणु भार बताइए। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? ये होता है आपका 23। सीजियम का प्रतीक कितना होता है? सीजियम का प्रतीक CS, ठीक। H2O की संयोजकता बताइए। पानी H2O की संयोजकता 2 है क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 बंध बनाने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन, परमाणु संरचना को परिभाषित कीजिए। परमाणु संरचना का मतलब उस परमाणु के मौजूद घटक के कणों की व्यवस्था होती है और उनके बीच के रिश्तों को दर्शाने से है। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का विवरण होता है और ये बताता है कि ये कण परमाणु के केंद्र, नाभिक के चारों ओर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। धातु क्या होते हैं? धातु का रंग चमकदार होता है, ये अच्छे चालक होते हैं, इनमें लचीलापन होता है और खिंचाव भी होता है। उदाहरण के लिए आप सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए और लोहा ले लीजिए। ये क्या है? ये धातु के उदाहरण हो जाते हैं। अधातु का रंग धातु के मुकाबले मटमैला होता है। ये विद्युत और ताप के अच्छे चालक नहीं होते, इनमें लचीलापन भी नहीं होता, जैसे हो गया सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तत्वों को परिभाषित कीजिए। तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं और जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और कार्बन होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या तात्पर्य? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तात्पर्य उस तरीके से है जिसके द्वारा परमाणु के इलेक्ट्रॉन उसके ऊर्जा स्तरों और उप स्तरों में व्यवस्थित होते हैं। यह परमाणु के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूलानुपाती सूत्र से आप क्या समझते हैं? मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जो किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों के अनुपात को सूचित करता है। यह उस अभ्यस्त रूप में संख्याओं में व्यक्त नहीं होता बल्कि तत्वों के अवयवात्मक अनुपात को दर्शाता है। उदाहरण के लिए H2O पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 2:1। अगला क्वेश्चन, रासायनिक सूत्र परिभाषित करते हुए उनके प्रकार लिखिए। रासायनिक सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों और उनके परमाणुओं के अनुपात को व्यवस्थित करने का तरीका है। इनके निम्न प्रकार है। अनाभ्यास सूत्र, यह तत्वों के सबसे सरल अनुपात को दर्शाता है, जैसे H2O।
संरचनात्मक सूत्र, ये यौगिक की संरचना को दर्शाता है और ये बताता है कि तत्वों के बीच किस प्रकार का बंध है। और मॉलिक्यूलर सूत्र, ये यौगिक के वास्तविक तत्वों और उनके संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयोजकता से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर परिभाषित कीजिए। संयोजकता किसी तत्व की वो क्षमता होती है जिसके द्वारा वह अन्य तत्वों से रासायनिक बंध बना सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर संयोजकता यह निर्धारित करती है कि किसी तत्व में कितने बंध बनाने की क्षमता है, जो उसके अंतिम ऊर्जा स्तर में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्वों का वर्गीकरण मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण उनकी परमाणु संख्या, रासायनिक गुणों के आधार पर किया गया है। इसे आवर्त रूप में रखा गया है। जहां तत्व के गुण नियमित अंतराल पर दोहराते हैं, मेंडलीव के तत्वों को इस प्रकार अरेंज किया गया है। भौतिक परिवर्तन को समझाइए। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के बाहरी गुण जैसे रंग, आकार, अवस्था में बदलाव आता है, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। उदाहरण के लिए पानी का वाष्प का बनना या बर्फ का पिघलना, ये क्या होता है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। जैसे मोम का पिघलना हो गया, बर्फ का जमना हो गया, पेपर का मोड़ना हो गया, फाड़ना हो गया, वाष्पीकरण हो गया, संघनन भी हो जाएगा। ठीक है, संघनन हो जाएगा। आपका रबड़ को खींचना और लोहे का चुंबकीय होना, ये सारे परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संरचना में बदलाव होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जैसे लोहे पर जंग लगना, जलना, खाने का पकना, ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाते हैं। जैसे दूध का दही बन जाना, पदार्थों का जलना, ठीक, मोमबत्ती का जलना हो जाएगा, लोहे पर जंग लगाना और मैग्नीशियम के तार का जलना, ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। कुछ अपक्रियाएं जैसे श्वसन हो गया, भोजन का पाचन, सिरका बनना गन्ने के रस से, स्टार्च से शराब बनना और फलों का पकना, ये सारे के सारे भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आते हैं। नियमित तथा अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? नियमित परिवर्तन वो परिवर्तन जो एक निश्चित समय पर या निर्धारित अंतराल पर होते हैं, जैसे दिन और रात का आना, ऋतुओं का बदलना, ये क्या होता है? नियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन वो परिवर्तन जो किसी विशेष समय पर नहीं होते हैं और ये अप्रत्याशित होते हैं, जैसे भूकंप हो गया, बर्फ का पिघलना, ये सारी चीज़ें अनियमित परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी परिवर्तन किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी परिवर्तन वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा ताप का उत्सर्जन होना, जैसे जलाना, लोहे का जंग लगना। ऊष्माशोषी वह परिवर्तन अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जैसे बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्प बनना। इसमें अभिक्रिया के लिए ऊष्मा उत्पन्न होती है अपक्रिया में, और इस अपक्रिया को होने की आवश्यकता होती है। नियमित तथा अनियमित परिवर्तन में ऊष्मा का आदान प्रदान को समझाइए। नियमित परिवर्तन में ऊष्मा का आदान, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नियमित रूप से होता है। उदाहरण स्वरूप सर्दी और गर्मी में तापमान का आदान प्रदान एक सामान्य प्रक्रिया है। अनियमित परिवर्तन में ऊष्मा का आदान प्रदान अप्रत्याशित हो, जैसे भूकंप या ज्वालामुखी, इसमें अचानक ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे चारों तरफ होने वाले परिवर्तनों को विस्तार से समझाइए। हमारे चारों तरफ बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे भौतिक परिवर्तन, पानी का जमना, बर्फ का पिघलना, रासायनिक परिवर्तन जैसे जलन, खाना का पकना होगा, प्राकृतिक परिवर्तन जैसे वायुमंडलीय परिवर्तन, ऋतुओं का बदलना, मानव निर्मित परिवर्तन जैसे मशीनों का कार्य करना, कागज का बनना, ये सारी चीजें। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन पदार्थ
के बाहरी गुणों में परिवर्तन आता है लेकिन रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता, जैसे बर्फ का पिघलना। इसमें क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ नहीं बनता है इसमें। ठीक, रासायनिक परिवर्तन, पदार्थों के रासायनिक संरचना में बदलाव होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। जलने की प्रक्रिया, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट है। और इसको चार्ट के रूप में देख लेते हैं। जैसे परिभाषाएं होगी भौतिक परिवर्तन की, वो परिवर्तन जिसमें पदार्थ के बाहरी गुण बदलते हैं लेकिन रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संरचना में बदलाव होता है, नया पदार्थ बनता है। रासायनिक संरचना इसमें नहीं बदलती है, इसमें बदलती है। ऊष्मा का आदान प्रदान, सामान्यतः कोई ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता, कभी कभी थोड़ा सा होता है। ऊष्मा का आदान होता है ताप, रोशनी। इसमें क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें जैसे उदाहरण हो जाए पानी का जमना, बर्फ का पिघलना, कागज़ का जलना, ये इधर हो जाएगा, कागज़ का जलना, धागे का रंग बदलना, जलना, दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना, फल का पकना, ये सब रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। अवधि ये तात्कालिक होते, धीरे भी हो सकता है, समय लेकर होता है और अधिक अस्थायी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के लक्षण के 4 उदाहरण दीजिए। भौतिक परिवर्तन के लक्षण, रूप, आकार, स्थिति बदलती है, रासायनिक संरचना में बदलाव नहीं होता है, परिवर्तन के बाद पदार्थ पहचान नहीं बदलती है। उदाहरण जैसे पानी का जमना, कागज का फटना, बर्फ का पिघलना, ग्लास का टूटना। रासायनिक परिवर्तन देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक संरचना में बदलाव होता है, नया पदार्थ बनता है, ऊष्मा का, ऊर्जा का उत्पादन और शोषण होता है, जैसे जलना, दूध का खट्टा होना, लोहे पर जंग लगना और फल का पकना। पहला क्वेश्चन है, अम्ल क्या है? अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं और या प्रोटॉन आयन देते हैं। अम्लों का pH 7 से कम होता है। उदाहरण के लिए HCl हो गया आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा आपका। क्षार के 2 गुण देख लेते हैं। पहला, ये जल में क्या देता है, OH- आयन देता है और इसका जो pH होता है ये 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्लों की पहचान कैसे करें? अम्ल क्या करते हैं, ये आपके नीले लिटमस को क्या करते हैं, नीले को लाल कर देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और ये पानी में H+ आयन देते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षार किसे कहते हैं? क्षार वह पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने पर OH- आयन देते हैं। क्षार का pH 7 से अधिक होता है, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम POH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 2 उदाहरण इसके हो जाएंगे। लवण, लवण एक रासायनिक यौगिक होता है जो अम्ल और क्षार से प्रतिक्रिया करता है रिएक्शन के बाद। उदाहरण के लिए NaCl, H2SO4, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किन्हीं 2 क्षारीय और अम्लीय विलयनों के नाम बताइए। तो क्षार क्या हो जाए, NaOH, KOH, अम्ल NaCl। अम्ल क्या हो जाएगा, ये अम्लीय विलयन HCl, H2SO4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्ल के गुण, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, H+ आयन देते हैं और धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं ये। अगला क्वेश्चन, जो लवण के गुण को समझाइए आपको। लवण क्या है? अम्ल और क्षार की भांति क्या करते हैं, प्रतिक्रिया से बनते हैं, रिएक्शन से बनते हैं। ये क्या करते हैं, लवण पानी में घुलने पर आयन में विभाजित हो जाते हैं। इनका स्वाद क्या होता है, इनका स्वाद अलग अलग होता है। जैसे NaCl का स्वाद क्या होता है, नमकीन होता है। लवण का जो pH होता है
अम्लीय या क्षारीय भी हो सकता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अम्ल की किसी धातु से अपक्रिया कीजिए। अम्ल जैसे HCl हो गया, धातु जैसे Zn के साथ जब अपक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जैसे Zn प्लस 2HCl, ZnCl2 प्लस H2, ये क्या मिल गया, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो गया। अम्ल तथा क्षार के विलयन में लिटमस पेपर डालने पर क्या होता है, इनके क्या प्रभाव पड़ता है। अम्ल में लिटमस पेपर लाल हो जाता है, यदि इसमें नीला डालते हैं तो ये क्या होता है, लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। और क्षार में लिटमस पेपर नीला हो जाता है, इसमें यदि लाल लिटमस पेपर डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। क्षार की विवेचना कीजिए। क्षार की अधातुओं से क्रिया करने पर क्या प्रभाव। क्षार जैसे आपको NaOH हो गया, अधातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन H2 उत्पन्न होती है और एक लवण भी बनता है। तो Zn2NaOH से जब रिएक्शन करेगा तो Na2ZnO2H2 गैस बनाएगा और 2NaOH प्लस 2Al ये आपका जल से रिएक्शन करेगा तो ये आपका क्या बनाएगा, ये लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। ये लवण हो गया आपका, ये हाइड्रोजन गैस हो गई। हाइड्रोजन गैस और लवण बनता है। यह प्रतिक्रिया आमतौर पर क्षारीय विलयनों में होती है। पहला क्वेश्चन है, प्रदूषण क्या है। जब हानिकारक पदार्थ वायु में, जल में, मृदा में या ध्वनि में मिलकर पर्यावरण को दूषित करते हैं। ये सारी चीज़ें हानिकारक पदार्थ इन सारी चीज़ों में मिलते हैं और इन्हें दूषित कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जीव जंतुओं को, पौधों को, मनुष्यों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसे प्रदूषण कहते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, इसके जो कारण है, जैसे उद्योगों, वाहनों से निकलने वाले धुआं होता है, पराली के कूड़ा जलाना होता है, पेट्रोल डीजल का अधिक से अधिक उपयोग, वनों का अंधाधुंध कटाई, ये इसके कुछ कारण होते हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव बताएं। जैसे श्वसन तंत्र, श्वसन से संबंधित रोग हो जाते हैं, ओजोन परत नुकसान करता है, अम्लीय वर्षा इसके कारण होती है, पर्यावरणीय असंतुलन, ये सारी समस्याएं इससे उत्पन्न हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, मृदा प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है। जैविक खाद का प्रयोग कीजिए, रासायनिक खादों का प्रयोग कम करें, रासायनिक खादों का सीमित प्रयोग, कचरे का पुनर्चक्रण करें और वनों का अधिक से अधिक क्या करना है, हमें संरक्षण करना होगा। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। जब ध्वनि का स्तर 85 डेसिबल से अधिक हो जाता है और मानव, पशु का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से क्या तात्पर्य, रोकने का उपाय बताना है। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों को दूषित होना, रोकने के उपाय क्या हो जाएंगे। सार्वजनिक जो परिवहन का उपयोग करना, प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करना, उद्योगों का अपशिष्ट या उचित प्रबंधन और वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना। प्रदूषण की परिभाषा बताइए। प्रकार, प्रदूषण वह प्रक्रिया है जिससे प्राकृतिक संसाधन में दूषित पदार्थ मिलते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये इसके क्या हो जाते हैं, प्रकार हो जाते हैं। वायु प्रदूषण क्या है, इसमें होने वाली हानियां बतानी है। तो जब वायु में हानिकारक गैसें कण मिल जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण। हानियां क्या हो जाती है, फेफड़े का रोग हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग, वनस्पति पर क्या कहता है, प्रतिकूल इसका प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण के प्रकारों को संक्षेप में लिखिए। जैसे प्राकृतिक स्रोत, ज्वालामुखी विस्फोट, धूल भरी जो आंधी आती है, मानव के स्रोत हो जाता है, वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, ये सारी चीज़ें इसे इफेक्ट डालती हैं। मृदा प्रदूषण पर टिप्पणी, हानिकारक और उपाय दें। तो मृदा प्रदूषण, मिट्टी में हानिकारक रसायन मिलाए जाते हैं,
इससे क्या क्या नुकसान होता है? फसलों के उत्पादन में कमी आती है, भूजल प्रदूषित हो जाता है। उपाय क्या है? जैविक खाद का प्रयोग करना, रसायन का प्रयोग सीमित कर देना है। ध्वनि प्रदूषण को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो 85 डेसिमल से अधिक जो ध्वनि होती हैं वो प्रदूषित कहलाती हैं। प्रभाव क्या होता है? श्रवण शक्ति में कमजोर, मानसिक तनाव, पशु पक्षियों पर भी इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल प्रदूषण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। जल प्रदूषण हानिकारक पदार्थों से मिलकर उसे दूषित करते हैं, जल प्रदूषण कहलाते हैं। जब प्रभाव होता है पीने के पानी में कमी, जलीय जीवों की मृत्यु और जल जनित बीमारियां इससे उत्पन्न हो जाती हैं। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आपदा प्रबंधन वो प्रक्रिया है जिसमें आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने की योजनाएं बनाई जाती हैं। बाढ़ से होने वाले प्रभाव को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। तो तटबंध का निर्माण करना, जल निकासी प्रणाली में सुधार करना, वनों का संरक्षण करना। भूकंप से क्या तात्पर्य? पृथ्वी की सतह अचानक कंपन जो टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण होता है, इसे भूकंप कहते हैं। ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य? इनके प्रकार। ज्वालामुखी वो घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से लावा आता है बाहर और गैसें बाहर निकलती हैं। प्रकार क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा आपका सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी। कारण क्या होता है? टेक्टोनिक प्लेटों में की हलचल होती है, तो उसके कारण ये होता है। तूफान क्या है समझाइए। तेज गति की हवाओं और भारी बारिश के साथ आने वाली प्राकृतिक आपदा तूफान होता है। सूखे को नियंत्रित करने के उपाय, जल संचयन, सूखा प्रतिरोधी फसलों का उपयोग, जल अनुकूल खेती, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? नियंत्रित करने के उपाय हो जाते हैं। बाढ़ के कारण को संक्षेप में समझाएं। भारी बारिश, जल निकासी की कमी, वनों की कटाई, ये इसके मुख्य कारण हो जाते हैं। अगला, आपदा प्रबंधन से क्या समझते हैं? आपदा प्रबंधन प्राकृतिक मानव की घटनाएं जो जान माल को नुकसान करती है। प्रबंधन, चेतावनी, राहत या कार्य पुनर्वास। आपदा को कैसे कम किया जाए उसके से आपदा आने से पहले जो तैयारियां की जाती है, ये सारी चीज़ें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आ जाती हैं। बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ के प्रकार बताइए। जब नदियों का स्तर बढ़ जाता है, जल भूमि पर फैल जाता है, इसे बाढ़ कहते हैं। जैसे नदी की बाढ़ हो जाए, तटीय बाढ़ हो जाए और बादल का फटना, ये भी कारण हो जाते हैं। भूकंप के कारणों का वर्णन कीजिए। टेक्टोनिक प्लेटों का, ज्वालामुखी विस्फोट, खदानों का धंसना। टिप्पणी करना है सूखे पे, तूफान पे, बादल के फटने पे। तो सूखा वर्षा की कमी, पानी की कमी से होती है। कारण है वनों की कटाई, जल का अत्यधिक दोहन। प्रभाव, फसलें बर्बाद होती, पानी की कमी। उपाय, जल संरक्षण, सूखे प्रतिरोधी जो होती हैं फसलें, उनका यूज करना है, उनको लगाना है। तूफान क्या होते हैं? तेज हवा, भारी बारिश के साथ प्राकृतिक आपदा। कारण, समुद्र का गर्म होना, निम्न वायु दबाव। प्रभाव, जनहानि की होती है, फसलों मकानों को नुकसान होता है। पूर्व चेतावनी, सुरक्षित स्थान का स्थानांतरण, इसके उपाय हो जाते हैं। बादल का फटना, अचानक भारी बारिश होने लगती है, इसमें कारण जलवाष्प, तीव्र संघनन होने लगता है। प्रभाव क्या होता है? बाढ़, फसल और संपत्ति को नुकसान होता है। जल निकासी, सुधार और चेतावनी प्रणाली, ये इसके कुछ उपाय होते हैं इसकी राहत, इसकी आपदा की मार को कम करने के लिए। तो क्लास को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।